Study IQ IAS. Smart aspirants number one choice. हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। आज के इस वीडियो में हम पोस्टमार्टम एनालिसिस करेंगे। दिया मिर्जा एक बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं, उनका एक स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि क्लाइमेट चेंज के लिए पैट्रियार्कल सिस्टम या फिर मैन आर रिस्पॉन्सिबल, है ना, जो पुरुष समाज है वो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। एक पॉडकास्ट चल रहा था, कहीं पॉडकास्ट में उन्होंने कहा। इसके बाद उनको इतना ट्रोल किया गया जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अब ये तो रही ट्रोलिंग की बात या सोशल मीडिया पे कह देने वाले स्टेटमेंट की बात, लेकिन क्या इसके पीछे कोई फिलॉसफी छुपी हुई है? तो मैं कहूंगा हाँ। उस फिलॉसफी का नाम है इको फेमिनिज्म। अब ये फिलॉसफी इन मोहतरमा को कितनी पता है कितनी नहीं पता है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। इन्होंने जो बात कही है, यही बात कहीं ना कहीं एक फिलॉसफी है जिसे कहते हैं इको फेमिनिज्म। ठीक है, एक फिलॉसफी है जिसे कहा जाता है इको फेमिनिज्म, जो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड वुमेन्स राइट और यू कैन से जेंडर जस्टिस को एक लेंस से देखता है, एक साथ जोड़ करके देखता है। ऐसी फिलॉसफी को कहा जाता है इको फेमिनिज्म। ये एक ऐसी, आप बोल सकते हैं कि ऐसी आइडियोलॉजी है, एक ऐसी थ्योरी है, एक ऐसी फिलॉसफी है जो ये मानती है कि जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, जो एनवायरमेंटल एक्सप्लॉयटेशन है, और दूसरी तरफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन है, जेंडर इनइक्वालिटी है, ये कहीं ना कहीं दोनों एक ही सिस्टम के दो पहलू हैं। और वो सिस्टम है पैट्रियार्कल सिस्टम। ये एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन दोनों का कारण एक कॉमन सिस्टम को मानता है जिसे कहते हैं पैट्रियार्की। इनके हिसाब से पैट्रियार्की एक प्रकार से डोमिनेशन बेस्ड हायरार्की क्रिएट कर देता है, और उस डोमिनेशन बेस्ड हायरार्की में महिलाओं का भी शोषण होता है और एनवायरमेंट का भी शोषण होता है। और इसी के कारण आज आपको क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं एनवायरमेंट के क्षेत्र में देखने को मिलती है। वहीं दूसरी तरफ आपको स्क्विड, आप बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड सेक्स रेशो जो है वो सोशल एस्पेक्ट में या डेमोग्राफी में देखने को मिलता है। तो ये जो पर्टिकुलर नोशन है, ठीक है, इसे कहा जाता है इको फेमिनिज्म। अब दिया मिर्जा को ये बात पता है या नहीं पता है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस चीज का पोस्टमार्टम एनालिसिस करना हमारा काम है, क्योंकि हमें इसके पीछे की छुपी हुई फिलॉसफी को पढ़ना है जिसे कहा जाता है इको फेमिनिज्म। अच्छा, ये टर्म बहुत बहुत पुराना नहीं है, बहुत नया दिया हुआ है, लेकिन इंडिया में इको फेमिनिज्म का इतिहास बहुत पुराना है। आप सब लोगों ने सुना होगा, उत्तराखंड की महिलाओं ने पेड़ जो होते थे, है ना, जब वहां पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ तो वो पेड़ों को पकड़ने लगी कि हम ये पेड़ नहीं काटने देंगे। ठीक है, आपने सुना हो शायद कि सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी। तो गौरा देवी ने जो ये आंदोलन चलाया था उसे इंडिया का पहला इको फेमिनिस्ट मूवमेंट कहा जाता है, माना जाता है। ये टर्म तो बहुत बाद में आया, लेकिन उत्तराखंड की महिलाओं ने इसका पहला एग्जाम्पल दिया था। ये आप बोल सकते हैं उनके एक्टिविज्म के माध्यम से, जिसे चिपको आंदोलन भी कहा जाता है। तो इंडिया में इको फेमिनिज्म की बहुत पुरानी हिस्ट्री है, चिपको मूवमेंट। और ये कहां पे हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। और इसकी लीडर जो थी वो कौन थी? गौरा देवी एंड सुंदरलाल बहुगुणा। गौरा देवी एंड सुंदरलाल बहुगुणा। ऐसे ही कुछ आंदोलन आप देखेंगे तो कर्नाटक में एपिको, कर्नाटक या केरला वाले क्षेत्र में एपिको आंदोलन भी हुआ था, जो कि इसी आंदोलन से प्रेरित एक आंदोलन था। ठीक है, तो ये था इको फेमिनिज्म, इसके पीछे की कहानी थी। ठीक है, अब दिया मिर्जा एक इको फेमिनिस्ट है या नहीं है, इसकी डिबेट हमें नहीं करनी है। ठीक है, बॉलीवुड के बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं जो उनको पता भी नहीं होती है, वो बस इंटेलेक्चुअल साउंड करने के लिए बोल देते हैं। ठीक है, तो ठीक है, उन्होंने जो कहा वो बातें ठीक है ना। हमारे सिलेबस में आपके फिलॉसफी पेपर 2 में, ठीक है, सोशियो पॉलिटिकल फिलॉसफी में ये अच्छे से पूछा जाता है, तो हमें ये पता होना चाहिए। यूनिट नंबर 9, जहां पर हम वुमेन एम्पावरमेंट एंड फेमिनिज्म की बात करते हैं, वहां इको फेमिनिज्म को लेकर के सवाल पूछा हुआ है।
दूसरी तरफ आप जाओगे तो केयर ऑफ एथिक्स, योर पेपर 4 है ना, जीएस पेपर 4 में भी ये टॉपिक काम का है, एसए में भी काम का है। तो क्यों ना इस टॉपिक को बहुत अच्छे से आज की इस वीडियो में हम देख लेते हैं। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने तो ये था स्टेटमेंट दैट इज पेट्रियार्की इज द कॉज फॉर क्लाइमेट चेंज एंड मैन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाइमेट चेंज। ठीक है, जो पुरुष समाज है या पुरुष है वही इस क्लाइमेट चेंज के लिए जिम्मेदार है, ऐसा मानना था ये, है ना। और इसके बाद उन्होंने जो क्लैरिफिकेशन भी दिया है वो क्लैरिफिकेशन कुछ इसी प्रकार से है जो हम थ्योरी पढ़ने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात से ये साबित होता है कि इनको थोड़ा बहुत नॉलेज है कि इकोफेमिनिज्म क्या होता है। ठीक है, क्लैरिफिकेशन में उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया। आगे बढ़ने के पहले आप सब लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं कि फिलॉसफी ऑप्शनल का जुलाई बैच 10 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। आप में से जो भी बच्चे मुझसे फिलॉसफी पढ़ना चाहते हैं वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें बाकी सारे फीचर्स तो मैं बैच स्टार्टिंग में डिस्कस कर ही चुका हूं, लेकिन कुछ एडिशनल फीचर्स इस बैच के हैं कि जिस प्रकार से मैंने आपको अभी बताया कि इको फेमिनिज्म आपके एथिक्स के पेपर में भी काम आता है और एसए में भी काम आता है, ठीक उसी प्रकार से इस बैच के 2 एडिशनल फीचर हैं। पहला फीचर ये है कि जो एथिक्स एनरिचमेंट क्लासेस आपको मिलेंगी, एथिक्स एनरिचमेंट क्लासेस आपको मिल जाएंगी, जिससे आपको पेपर 4 में बहुत फायदा होगा। तो जो ओवरलैप्स है वो सिर्फ ओवरलैप से ही नहीं होगा, उसको हम कवर भी करेंगे सिस्टमैटिकली। और कुछ क्लासेस आपको ऐसे एनरिचमेंट की भी मिल जाएगी जहां पे आपका ऐसे भी कवर हो जाएगा, विच मींस 250 मार्क्स ये और 250 मार्क्स ये, जो कि आपको एडिशनल बेनिफिट इस पर्टिकुलर बैच में दिया जा रहा है। आपको ये बैच ज्वाइन करना है, मुझसे फिलॉसफी पढ़ना है, तो आप एसयू लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको और डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये जो लेक्चर है, ये जो पीपीटी है जो मैंने बनाई है, जहां पे आपको दुनिया भर की चीजें है ना, फेमिनिज्म से रिलेटेड नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रकार से इंफोग्राफिक के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। तो आप ये टेलीग्राम चैनल और ये इंस्टाग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि सारे अपडेट्स आपको यहाँ पे मिलते रहे। तो अब हम शुरुआत करते हैं कि इको फेमिनिज्म है क्या। जैसा कि मैंने आप सब लोगों को अभी बताया कि इको फेमिनिज्म एक प्रकार से एक एनवायरमेंटल एंड सोशल मूवमेंट है जो 2 चीज को कंबाइन कर देता है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और यू कैन से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, एंड ऑन द अदर हैंड वन ऑफ द सोशल मूवमेंट एज वेल। तो यहाँ पे सोशियो इकोलॉजिकल मूवमेंट आप इसको बोल सकते हो, एक ऐसी फिलॉसफी जो ये मानती है कि पेट्रियार्कल सिस्टम एक प्रकार की हायरार्की क्रिएट करता है। ये सिस्टम डोमिनेशन पे बेस्ड है। और ये डोमिनेशन पे बेस्ड क्यों है? क्योंकि ये जो पेट्रियार्की है ये नेचर और वुमन दोनों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेता है। जहां पर एक तरफ महिलाएं जिन्हें इमोशनल कंसीडर किया जाता है, वहीं नेचर को इरेशनल कंसीडर किया जाता है। लेकिन मैन इज कंसीडर्ड एज रैशनल। आप थ्रू आउट द फिलॉसफी आप देखेंगे तो जितने भी थिंकर्स आए सब लोगों ने एक ही बात कही है कि मैन इज ए रैशनल एनिमल। ठीक है, चाहे वो एडम स्मिथ हो, या चाहे जॉन लॉक हो, या आप एंशिएंट ग्रीक में चले जाएंगे तो आपको एरिस्टोटल, प्लेटो भी यही कहते हुए दिखेंगे। लेकिन महिलाओं को सबने ये माना है कि महिलाएं इमोशनल होती हैं और नेचर इरेशनल होता है। ये सिमिलैरिटी हो गई महिलाओं में और नेचर में। दूसरी सिमिलैरिटी है कि महिलाएं, है ना, ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है महिलाओं से कि वुमन शुड सर्व द मैन, एंड सिमिलरली नेचर से भी ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि नेचर शुड सर्व ह्यूमंस। आप एनलाइटनमेंट, है ना, आप लोगों ने नाम सुना होगा, यूरोप में वेनेसो आया। वेनेसो में क्या हुआ? कुछ इस प्रकार की फिलॉसफी आई कि ह्यूमन इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द यूनिवर्स, होमो मेंसुरा जिसे कहा गया। उसमें ये बात एकदम एम्फसाइज करके बताई गई कि ह्यूमन कंसर्न्स आर द सेंट्रल कंसर्न्स। ठीक है, ह्यूमन बीइंग इज द प्राइमरी थिंग, बाकी हर चीज सेकेंडरी है। इवन द नेचर भी सेकेंडरी, और नेचर का काम ये ह्यूमन बीइंग को सर्व करना। तो जो एनलाइटनमेंट के जो आइडियाज हैं वहां तक भी नेचर को सेकेंडरी माना गया है, और नेचर से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि नेचर शुड सर्व द ह्यूमन बीइंग। समझ गए? तीसरी चीज, कंट्रोल्ड बाय पैट्रियार्की,
महिलाओं को पेट्रियार्की कंट्रोल करती है एंड सिमिलरली कंट्रोल्ड बाय टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री विच इज डेवलप्ड बाय, similarly exploited for labor and reproduction. Nature is also exploited for resources. So ecofeminism is a movement which highlights the similarity between nature and woman, and then they conclude that ecofeminism का core idea क्या है? It observes that patriarchal system create hierarchies and justify domination over both man and nature. इनका कोर आइडिया ये है कि जो पेट्रियार्कल सिस्टम इन दोनों से सेम एक्सपेक्टेशन रखता है और इसी कारण से आज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है और आज महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है। इन दोनों का रूट कोज क्या है? पेट्रियार्की। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब दिया मिर्जा इसमें से कितना जानती थी कितना नहीं जानती थी वो तो अलग बात हो गई, ठीक है, लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि इंडिया में एक बहुत लंबा ट्रेडिशन रहा है इको फेमिनिस्ट मूवमेंट का। इनफैक्ट अर्लीस्ट इको फेमिनिस्ट मूवमेंट यदि हम बात करेंगे तो वो भी आपको इंडिया में ही देखने को मिलेगा। बिश्नोई कम्युनिटी के बारे में आप पढ़िएगा कभी, यू विल रियलाइज, है ना, अमृता देवी बिश्नोई और पूरी बिश्नोई कम्युनिटी, ठीक है, वो एक इको फेमिनिस्ट मूवमेंट का बहुत अच्छा उदाहरण। आज भी भारत सरकार और बहुत सारी सरकारें जैसे राजस्थान सरकार है, बिश्नोई, अमृता देवी बिश्नोई के नाम पे पुरस्कार वितरित करती है, ठीक है, तो वो भी एक इको फेमिनिस्ट मूवमेंट का ही सबसे अच्छा उदाहरण मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा इको फेमिनिज्म यदि डेफिनेशन की बात करें तो क्या है? सो इको फेमिनिज्म इज अ फिलोसफिकल एंड सोशल मूवमेंट दैट आर्ग्यूज that the oppression of women and the exploitation of nature are interconnected, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है? इंटरकनेक्टेड है, interconnected and arise from the same patriarchal, hierarchical, domination based worldview। एक ऐसा वर्ल्ड व्यू जो इन दोनों पे डोमिनेशन की बात करता है और वो क्या है? पेट्रियार्की, है ना, मतलब सेम मेंटालिटी दैट ट्रीट वुमेन एज इंफीरियर often treat nature as the resources to be controlled, exploited and dominated। ये टर्म दिया था 1974 में, ठीक है, एक फ्रेंच थिंकर है, उनका नाम है फ्रेंकोइस दी ओबेन। 1974 में उन्होंने इको फेमिनिस्ट नाम का एक वर्ड दिया, ठीक है। इसके अलावा ये तो सारे स्टेटमेंट है, तो बेसिक आइडिया क्या है? यही बेसिक आइडिया है जो मैंने अभी बताया, ठीक है, कि जहां पे महिलाओं को क्या कंसीडर किया जाता है? इमोशनल, नेचर को वाइल्ड एंड इरेशनल कंसीडर किया जाता है, ठीक है। वुमन को कंसीडर किया जाता है कि दे आर एक्सपेक्टेड टू सर्व द मैन, ऑन द अदर हैंड नेचर इज एक्सपेक्टेड टू सर्व ह्यूमंस। वुमेन्स आर कंट्रोल्ड बाय पैट्रियार्की, मेन्स आर कंट्रोल्ड बाय टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री, दे आर एक्सप्लॉइटेड फॉर लेबर एंड प्रोडक्शन एंड nature is exploited for resources। Thus the domination of women and nature are viewed as a parallel processes। तो इको फेमिनिज्म दोनों को कंबाइन करता है और कंबाइन करके एक साथ ये बोलता है कि इसका जो रूट कोज है पेट्रियार्की, उससे हमें लड़ना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इको फेमिनिज्म के भी बहुत सारे टाइप हैं, तो उनमें सबसे पहला जो टाइप है वो है कल्चरल इको फेमिनिज्म। क्या है कल्चरल इको फेमिनिज्म? कोर आइडिया यहाँ पे ये है कि वुमेन आर नेचुरली क्लोजर टू द नेचर, है ना, कल्चरली ऐसा कहा जाता है कि वुमेन आर क्लोजर टू द नेचर लाइक मदरहुड। तो नेचर को भी हम, है ना, मदर गॉडेस, आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ा ही होगा, मदर गॉडेस, है ना, वहां पे कुछ स्टेच्यूज मिले थे। तो नेचर को मदर कंसीडर किया जाता है और वुमेन का भी मदरहुड का आइडिया है, केयर गिविंग रोल्स है, नर्चरिंग कैपेसिटी है, चाहे वो नेचर की हो चाहे वो एनवायरमेंट की। तो इसे कहा जाता है कल्चरल इको फेमिनिज्म। कल्चरल इको फेमिनिज्म की स्ट्रेंथ क्या है? इट हाईलाइट्स वुमेन्स इकोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन। ऑन द अदर हैंड इसका क्रिटिसिज्म ये है कि यार इट रीइंफोर्सेस स्टीरियोटाइप दैट वुमेन आर नेचुरली केयरगिवर्स। एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है और ये स्टीरियोटाइप इस हद तक आपके और मेरे दिमाग में इनग्रेन्ड है कि जब भी केयर की बात आती है हमारे दिमाग में महिलाओं की एक इमेज बन जाती है। इसको इस तरीके से रीइंफोर्स किया गया है कि आज महिलाएं काम तो करती हैं
लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ही है, लेकिन आप देखिए अस्पतालों में जाकर के वहां पर ज्यादातर जो नर्स के रोल हैं वो महिलाओं को मिले हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये जो स्टीरियोटाइप है वो बार बार री होता जा रहा है। प्राइमरी स्कूल में या मिडिल स्कूल तक आप शिक्षिकाओं को देखिए, टीचर्स को देखिए, ज्यादातर आपको महिलाएं मिलेंगी। और एक्सपेक्ट भी यही किया जाता है, जो फैमिलीज जो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी फैमिलीज हैं वो भी महिलाओं से यही एक्सपेक्ट करती हैं कि वो टीचर बन जाए। समझ रहे हो? तो ये स्टीरियोटाइप्स हैं जो कि आपको लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट हो गया है, लेकिन स्टीरियोटाइप अभी भी वैसे के वैसे ही चल रहे हैं। ठीक है? तो कल्चरल इकोफेमिनिज्म का सबसे नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि वो उस स्टीरियोटाइप को फिर से रीइंफोर्स कर देता है। ठीक है? लेकिन उसका आइडिया बड़ा अच्छा है कि महिलाएं नेचर के क्लोज होती है और नेचर के साथ बहुत सारी सिमिलैरिटी है, चाहे वो केयर गिविंग हो चाहे नर्चरिंग। फिर दूसरा आता है सोशल इकोफेमिनिज्म। इसके थिंकर है कैरन वॉरेन एंड वॉल प्लमवुड। इनका मानना है कि द कनेक्शन बिटवीन वुमन एंड नेचर इज सोशली कंस्ट्रक्टेड रादर देन बायोलॉजिकल। ये एक सोशल कंस्ट्रक्शन है, बायोलॉजिकल नहीं है। और इनका फोकस है पैट्रियार्की, कैपिटलिज्म एंड सोशल स्ट्रक्चर पे। ये चाहते हैं कि पैट्रियार्की में सुधार हो। पैट्रियार्की एक एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम है, उसको थोड़ा सुधारा जाए, और थोड़ा नहीं, उसको डिसमेंटल किया जाए, ताकि महिलाओं की स्थिति फिर से एक सामान्य बन जाए, है ना? जो उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है वो खत्म हो जाए। सिमिलरली कैपिटलिज्म भी सिस्टम एक प्रकार का ऐसा सिस्टम है जो नेचर को सेकेंडरी मानता है, प्रॉफिट को प्राइमरी कंसीडर करता है, और ये चाहता है कि हम इसको पूरी तरीके से कंट्रोल कर दें। तीसरा सबसे बड़ा है सोशल स्ट्रक्चर। ठीक है? जो सोसाइटी के जो स्ट्रक्चर बने हैं उस प्रकार से, तो इसे कहते हैं सोशल इकोफेमिनिज्म। और तीसरा है स्पिरिचुअल इकोफेमिनिज्म, दैट इज नेचर इज सेक्रेड। जो नेचर को क्या मानता है? सेक्रेड मानता है। ठीक है? मेनी स्पिरिचुअल ट्रेडिशन वर्शिप फेमाइन एस्पेक्ट ऑफ द नेचर। और बिल्कुल आप इंडियन ट्रेडिशन में जाएंगे तो नेचर के फेमाइन एस्पेक्ट की पूजा की जाती है, चाहे वो नदियां हो, चाहे वो पेड़ हो, ठीक है, या और जीव जंतु हो, उनकी एक फेमाइन एस्पेक्ट की पूजा की जाती है। ठीक है? आप फिलोसफिकल एस्पेक्ट में भी जाएंगे तो प्रकृति इन इंडियन फिलोसफी। ठीक है? तो ये तीन प्रकार के इको फेमिनिज्म यहां पे देखने को मिलते हैं। तो जो दिया मिर्जा ने जो स्टेटमेंट दिया था, यदि मैं उसकी बात करूं तो वो स्टेटमेंट यहां से प्रेरित है, दैट इज सोशल इको फेमिनिज्म, क्योंकि उसकी एक पर्टिकुलर परिभाषा है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ इको फेमिनिज्म हो गया। फिलोसफिकल फाउंडेशन तो मैंने बता ही दिया था। ठीक है? कि पहला तो है भाई, सबसे पहला जो फिलोसफिकल फाउंडेशन है कि इको फेमिनिस्ट क्रिटिसाइज वेस्टर्न फिलोसफी फॉर क्रिएटिंग आर्टिफिशियल पोजीशन। वेस्टर्न फिलोसफी में आर्टिफिशियल पोजीशन क्रिएट कर दी जाती है, और वो आर्टिफिशियल पोजीशन क्या है? मैन इज सुपीरियर, वुमन इज इंफीरियर। मैन, है ना, वहां पे कल्चर और नेचर को पूरा अलग अलग बांटा गया है। मैन इज कल्चरली ओरिएंटेड, वुमन इज नेचुरली ओरिएंटेड। Man is endowed with reason, woman is endowed with emotion. Man has mind, female has body. Man is human. ठीक है? तो इस प्रकार की एक हायरार्की क्रिएट कर दी है। मैन और वुमन को अलग अलग माना गया है। आप एंशिएंट ग्रीक फिलोसफी जिसे सबसे महान फिलोसफर दिए हैं, चाहे वो सोक्रेटिस हो, चाहे वो प्लेटो हो, चाहे वो एरिस्टोटल, लेकिन आप जब एरिस्टोटल को पढ़ेंगे तो एरिस्टोटल का महिलाओं को लेकर के स्टेटमेंट अच्छा नहीं है। एरिस्टोटल कहते हैं कि जो महिलाएं हैं, है ना, दे आर डिफॉर्म्ड मैन। मतलब एक आदमी जिसमें बहुत सारी डिफॉर्मिटीज आ जाती है, वो महिलाएं होती है। इसका मतलब यह है कि महिलाओं को इंफीरियर कंसीडर किया जाता है। ठीक है? वेस्टर्न फिलोसफी में यह बहुत बड़ा नोशन है। यदि आप इंडियन फिलोसफी में आएंगे, जैसे मैंने अभी सांख्य स्कूल का ही आपको बताया, सांख्य स्कूल जो है उसमें दो तत्व देखे गए हैं। एक तत्व है प्रकृति और दूसरा है पुरुष। प्रकृति और पुरुष के बीच, यहां पे प्रकृति का मतलब किसी महिला से नहीं है, प्रकृति का मतलब है पूरे मटेरियल एस्पेक्ट से, और पुरुष का मतलब मैन से नहीं है, पुरुष का मतलब है कॉन्शियस एलिमेंट से। और सांख्य फिलोसफी ये मानती है
कि ऑल द पुरुषास आर क्वालिटेटिवली अलाइक एंड क्वांटिटेटिवली डिफरेंट। इसका मतलब ये है कि आप इंडियन फिलोसफी में देखेंगे तो पुरुष का मतलब यहाँ पे मैन नहीं है, पुरुष का मतलब है कॉन्शियस एलिमेंट, जो कि महिला और पुरुष दोनों में पाया जाता है। तो स्पिरिचुअल लेवल पे देखेंगे तो महिला और पुरुष दोनों की कॉन्शियसनेस एक जैसी है, दोनों को इक्वल मानता है सांख्य स्कूल। आप जैन स्कूल में चले जाइए, जैनिज्म के फिलोसफी में लगभग सेम ही चीज वहां पे मिलेगी। जीव का कॉन्सेप्ट दिया गया। अब जीव महिलाओं में भी है, पुरुषों में भी है, और दोनों इक्वल है। लेकिन वेस्टर्न फिलोसफी आर्टिफिशियली मैन और वुमन के बीच का एक डिस्टिंक्शन क्रिएट कर देती है, एंड अकॉर्डिंग टू इकोफेमिनिस्ट दीज ड्यूअलिज्म जस्टिफाई द डोमिनेशन। ठीक है, तो इसी वजह से कुछ फिलोसफर आए लाइक वॉल प्लमवुड, कुछ थिंकर्स के नाम आपको याद होने चाहिए। वॉल प्लमवुड कहती हैं, शी आर्ग्यूड दैट वेस्टर्न थॉट क्रिएट्स हायरार्किकल ड्यूअलिज्म दैट लेजिटिमाइज एक्सप्लॉयटेशन। एक हायरार्किकल ड्यूअलिज्म आपने इंसान को और नेचर को जब अलग कर दिया तो ऑटोमेटिकली हायरार्की बन गई, और हायरार्की की वजह से ये सारी प्रॉब्लम आई। ठीक है, इसके अलावा फ्रैंकोइज दी उबेन, जो मैंने बताया था, she coined the term ecofeminism, she linked environmental destruction with the patriarchy। समझ रहे हो? तो जो दिया मिर्जा वाला स्टेटमेंट आया वो कहां से आया था? patriarchy। थर्ड, argued that ecological crisis cannot be solved without women's liberation। जब तक महिलाओं का उत्थान नहीं होता है, इकोनॉमिक डिग्रेडेशन, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इंडिया की फेमस इको फेमिनिस्ट हैं जिनका नाम है वंदना शिवा। मॉडर्न इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्सप्लॉइट बोथ वुमन एंड नेचर। इनका ऐसा मानना है वुमन possess traditional ecological knowledge, capitalist agriculture destroy the biodiversity, and that is why she supported movement against monoculture farming, corporate seed control, ecological destruction। ठीक है, कैरन वॉरेन का मानना है लॉजिक ऑफ डोमिनेशन। वॉरेन आर्ग्यूड that society create hierarchy, man, woman, human and nature। और इसी हायरार्की, इसी ड्यूअलिज्म की वजह से क्या होता है? महिलाओं पे और प्रकृति पे अत्याचार होता है। ठीक है, क्या सिग्निफिकेंस है इको फेमिनिज्म का? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को बढ़ावा देता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है। क्या आपको नहीं लगता कि जो भारतीय दर्शन है या इंडियन वे ऑफ लाइफ है वो ट्रेडिशनली एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात करता है? आप देखिए, आप जैन दर्शन को पढ़िए, बड़ा मजा आएगा आपको पढ़ के। जैन दर्शन में ओवरऑल जो सब्सटेंस है, ठीक है, उसे कंसीडर किया गया जीव। तो कुछ तो जीव है और कुछ अजीब है, यानी कि मटेरियल थिंग जो भी है वो उनको अजीब कंसीडर किया गया। जीव के फिर जो क्लासिफिकेशन बताए ना बेटा, तो उसमें भी 5 सेंस ऑर्गन वाले जीव, 4 सेंस ऑर्गन वाले जीव, 3 सेंस ऑर्गन वाले जीव, 2 सेंस ऑर्गन वाले जीव। सेंस ऑर्गन के आधार पर माइन्यूटेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी जीव कंसीडर किया गया, और उसमें यह कंसीडर किया गया कि चाहे वो जीव हो चाहे वो अजीब हो, किसी के भी लिए हिंसा करना, वायलेंस करना अपने आप में पाप है। अहिंसा ना सिर्फ आपको अपने फेलो बीइंग के प्रति दिखानी है, बल्कि जीव और अजीब सब लोगों के लिए दिखानी है। तो आपको नेचर को हार्म करना है, ना ही आपको किसी लिविंग थिंग्स को हार्म करना है, चाहे वो पेड़ हो चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इंडियन दर्शन या इंडियन फिलॉसफी में आप जब देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली इको फेमिनिज्म या इकोलॉजिकल कंजर्वेशन की बहुत सारी बातें मिलेगी। आप दिवाली का त्योहार सब लोग मनाते हैं, आपको नहीं लगता कि वहां पे दिवाली के त्योहार के समय गोवर्धन पूजा की बात हो गई हो, गाय पूजा की बात हो गई हो, है ना? गायों को पूजते हैं, बैलों को पूजते हैं, आपके घर में जो भी केटल्स हैं या फिर आपके जो भी लाइव स्टॉक है आप उनकी भी पूजा करते हैं। पूजा करना एक अलग, एक सिंबॉलिक हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं उनके प्रोटेक्शन, उनके प्रिजर्वेशन, उनके कंजर्वेशन की बात हम करते हैं। आप बहुत सारे ऐसे त्योहार देखिए जो कि प्रकृति से जुड़े हुए हैं, चाहे वो बैसाखी हो गई हो, है ना, ऑल्दो इट इज वन ऑफ द हार्वेस्टिंग फेस्टिवल, लेकिन कहीं ना कहीं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की उसमें बात कही जाती है।
आप नदियों को देख लीजिए, इंडिया में सब नदियों को सेक्रेट मानते हैं, लेकिन पॉइंट क्या है कि कोई सा मोमेंट जब जिसपे वेस्टर्न ठप्पा लग जाता है, तब जाकर के हम कंसीडर करते हैं कि नहीं यार, इंडियन ट्रेडिशन भी कुछ वैल्यूएबल है। दिक्कत हम लोगों के साथ सबसे बड़ी है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को बढ़ावा देता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है। एनवायरमेंट के साथ जब जेंडर जस्टिस को लिंक कर दिया जाता है तो जेंडर जस्टिस को बढ़ावा मिलता है, एंड इंडिजिनस नॉलेज को रिकॉग्निशन मिलता है। क्लाइमेट चेंज पर्सपेक्टिव से देखें तो वाटर स्कैर्सिटी, ड्रोट, फूड इनसिक्योरिटी, इकोफेमिनिज्म इन सब चीजों को हाईलाइट करता है। ठीक है, लेकिन इकोफेमिनिज्म के कुछ प्रॉब्लम भी है, और उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, critic argues that ecofeminists sometimes assume that women are naturally closer to nature, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ महिलाएं आज एसी में बैठ करके इस प्रकार के प्रवचन देती हैं, वो इको फेमिनिज्म पे ही बातें करेंगी लेकिन एसी में बैठी हुई है। आपने शायद सुना हो, एक कोई फेमस पॉप सिंगर है जिनका नाम है टेलर स्विफ्ट। टेलर स्विफ्ट दुनिया में इको फेमिनिज्म की बातें करती है कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, और ऐसे कुछ डेटा सामने आया कि 2025 में उन्होंने वर्ल्ड टूर किया था। वर्ल्ड टूर में वो चार्टर प्लेन से चलती थी, और वो जो चार्टर प्लेन है उसका जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है वो कई करोड़ लोगों से ज्यादा है। मतलब यदि अफ्रीका, एशिया, साउथ एशिया के करोड़ों लोगों से भी ज्यादा अकेली ने इकोलॉजिकल फुटप्रिंट दिया, अकेली ने एनवायरनमेंट को इतना पॉल्यूट या डिग्रेड किया। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना। दूसरी तरफ हर महिला इमोशनल नेचर के करीब, ठीक है, या केयर गिविंग नहीं होती है। कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं कि जो इंसान को, है ना, अपने ही फियोंसे को पहाड़ पे ले जाकर के धक्का मार देती है। ठीक है, तो एक क्रिटिसिज्म ये भी है, ठीक है, इसेंशियलिज्म का। फिर दूसरा क्रिटिसिज्म है नेग्लेक्ट ऑफ क्लास एंड रेस। सम इकोफेमिनिस्ट थ्योरी फोकसेस एक्सेसिवली ऑन जेंडर while underplaying the class inequality, colonialism and race. ठीक है, कुछ और क्रिटिसिज्म लाइक लैक ऑफ प्रैक्टिकल पॉलिसी फ्रेमवर्क। बातें इन्होंने बहुत अच्छी करी लेकिन प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क नहीं दिया, सजेशन नहीं दिया कि क्या करना चाहिए। एंड रोमांटिसाइजिंग ऑफ वुमेन, दैट इज नॉट ऑल वुमेन आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली। इसका कनेक्शन जो है वो यूनिवर्सल नहीं है। तो आइडिया अच्छा है लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक सॉल्यूशन अच्छे से प्रोवाइड नहीं किया है। लास्ट में आप कंक्लूड कर सकते हैं, द अर्थ डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन इंट्रिंसिक वर्थ ऑफ ऑल स्पीशीज, और यू कैन कंक्लूड इट वाया केविन वॉरेन्स स्टेटमेंट, दैट इज देयर कैन बी नो लिबरेशन फॉर वुमेन एंड नो solution to ecological crisis within a society whose fundamental model of relationship continues to be one of the domination. तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। फिलॉसफी के कुछ इसी प्रकार से कुछ वीडियो जहां पे करंट अपडेट्स, देखो करंट अपडेट्स से तो क्वेश्चन नहीं आएंगे लेकिन करंट कुछ जो टॉपिक चल रहे होते हैं, जो जनरल ट्रेंड में होते हैं, और उसके पीछे यदि कोई फिलॉसफी छुपी हुई होती है उसको लेकर के सवाल जरूर करते हैं। So thank you so much. We will meet in the next lecture. Thank you. Study IQ IAS, making India smarter and better.